नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास, जहां अपन पढ़ रहे थे चैप्टर यूनिट अर्धचालक। और पिछली क्लास में अपन ने डायोड तक पढ़ लिया था, डायोड की बाइसिंग पढ़ ली थी, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे दिष्टकारी रेक्टिफायर। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सवाल इससे भी जरूर बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए इसको भी अच्छे से समझना है और आपको अच्छे से समझाया जाएगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले एक बात, एक स्लाइड आपको ध्यान हो तो, अपनी जो पिछली क्लास है, ठीक है, उसमें एक स्लाइड ये आई थी, ठीक है। वहां पर एक मिस्टेक हुई थी एक्चुअली में। एक मिस्टेक क्या हुई थी? एक मिस्टेक ये हुई थी कि देखो इसमें सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट सही है कि पी वाला सिरा उच्च युगल पर तथा एन वाला सिरा निम्न युगल पर। तो यहाँ पर पी लिखना था, यहाँ पर एन लिखना था, ये उल्टा हो गया, दोनों जगह वो गलती से एनपी लिख दिया गया था, ठीक है। क्योंकि भाई ये वाला सिरा जो डायोड है, डायोड का ये वाला सिरा, बड़ा वाला सिरा हमेशा पी होता है, ये जो छोटा होता है वो क्या होता है? एन। बड़ा वाला सिरा पी होता है, छोटा एन होता है। ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इसको आप थोड़ा सा उसमें ठीक कर ले, ठीक है। हाँ, इसको मैं किसी एक, बाकी ज्यादातर बच्चों का ध्यान नहीं गया था इस पे, या फिर बहुत सारे बच्चों का ध्यान भी गया होगा, तो बच्चों ने बोला होगा चलो आपने वो ध्यान ही है, गुरुजी ने बाकी सभी जगह सही लिखा है, यहाँ पे बाई मिस्टेक वो उल्टा लिख दिया, ये भी हो सकता है। बाकी बच्चों ने मैसेज किया तो कोई, हाँ, ये होता है हमेशा सिरा पी, ये होता है एन, देखो, ठीक है, ये होता है पी और ये होता है एन, ठीक है। तो पी वाला सिरा उच्च ऊपर और एन वाला सिरा निम्न ऊपर, तब तो ये होता है फॉरवर्ड बाइस, और पी वाला सिरा निम्न और एन वाला सिरा उच्च तब होता है रिवर्स पे। तो ये है सही कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना रेक्टिफायर। क्या स्टार्ट करेंगे अपना रेक्टिफायर? अब रेक्टिफायर होता क्या है? दिष्टकारी। दिष्टकारी रेक्टिफायर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब, ठीक है, मजा आ जाएगा, मतलब आपको कि सर जी ऐसा भी होता है क्या चीजें। तो एक विधि होती है या फिर एक प्रक्रिया होती है, वो होती है दिष्टकरण या फिर रेक्टिफिकेशन, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, यानी कि एसी, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता जो एसी होती है, ठीक है, उसको दिष्ट धारा या वोल्ट धारा भाई देखो एसी डीसी, अब उसमें दो चीजें हो सकती है, एसी धारा एसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी धारा डीसी वोल्टेज, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो दिष्टकारी वो क्या होता है? वो एसी को डीसी में रूपांतरित करने वाला उपकरण है, ठीक है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने वाला उपकरण, सिंपल सी बात है। एक तो होता है दिष्टकरण। दिष्टकरण मतलब होता है एसी का डीसी में बदलना, और जो काम ये जो यंत्र ये दिष्टकरण का काम करता है, ठीक है, जो यंत्र या फिर जो युक्ति इस दिष्टकरण का काम करती है उसको बोलते हैं दिष्टकारी, ठीक है, उसको बोलते हैं दिष्टकारी, ठीक है। हाँ, जैसे कि मतलब ये होता है ना, जैसे कि भाई कोई चीज है कि इसकी जो प्रक्रिया होती है उसका नाम क्या, कि भाई एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं दिष्टकरण। एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं दिष्टकरण, और जो युक्ति या फिर जो उपकरण इस दिष्टकरण का काम करता है उसको बोलते हैं दिष्टकारी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये तो बातें हो गई वो क्लियर, एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया। अब दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर फुल तरंग दिष्टकारी। अब इस मामले में थोड़ा आगे जाए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एसी और डीसी के मामले में थोड़ा सा समझा देता हूँ चीजें,
कि भाई एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो डीसी होती है ना, डीसी तो एक्चुअली में क्या होती है, डीसी डीसी जो होती है दिष्ट धारा या वोल्टेज जो भी है, ठीक है, दिष्ट धारा या वोल्टेज, तो उसमें क्या होता है भाई, समय के साथ वो नियत रहती है, समय के साथ वो नियत रहती है। ठीक है भाई, वो क्या रहेगी, समय के साथ नियत रहेगी। नियत मतलब ये ग्राफ है, ठीक है, ये समय टी है, टाइम टी। तो इसका जो ग्राफ है कि मान लो भाई कि समय टी बराबर 0 सेकंड पे ये 5 एम्पियर था, तो ये टी बराबर 1 सेकंड पर भी 5 ही रहेगा। ठीक है, टी बराबर 6 सेकंड पर भी 5 ही रहेगा, 7 8 9 10 ऐसे। ये होता है डीसी का ग्राफ। मान में कुछ भी चेंज नहीं होता भाई, टी पे इसका मान लो ये कुछ भी है, ये आई है तो आई है, धारा है तो धारा, और इसका विभवांतर है तो विभवांतर, माना इसका मान है, तो इसका जो मान है ना वो नियत रहेगा। ठीक है, वैसा भी नहीं होगा कि कहीं पर ये डिक्रीज हो गया। ये है डीसी, ये है डीसी मतलब, ठीक है। अब एक होती है एसी, क्या होती है, एसी, एसी प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिंग, ठीक है, हाँ, डीसी और एसी। अब जो अपने एसी होती है ना, एसी में क्या होता है, एसी जो है वो समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ एसी बदलती रहती है। ठीक है, एसी अप डाउन होती रहती है समय के साथ। यदि ये समय टी का ग्राफ है तो एसी एक्चुअली यहां से स्टार्ट हुई, बढ़ी, वापस घटी, वापस नीचे की तरफ गई साइकिल, फिर यहाँ 0 हुई, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर ऐसे। ये होती है एसी। एसी धारा या वोल्टेज इस हिसाब से मूव करता है, इस हिसाब से ये एसी धारा या वोल्टेज क्या करता है, मूव करता है। समझ गए बात, समझ गए बात, समझ में आ गई। ये मतलब एसी जो है वो साइन थीटा का जो फंक्शन होता है उसको करती है फॉलो, एसी। ठीक है, जबकि डीसी फिक्स होती है। बस इसका मान क्या होगा, इसका मान जैसे कि आई बराबर 4, एग्जाम्पल मैंने मान लिया 5 एम्पियर, तो वो समय के साथ साथ 5 एम्पियर ही रहेगी। लेकिन ये अगर इसका देखें तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, आई इक्वल टू साइन की फॉर्म में वो आ जाएगा, जैसे कि आई नॉट यानी कि इसका पीक मान, इसका मैक्सिमम मान, जैसे कि ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम मान। ठीक है, कि भाई एक टाइम इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं, आई नॉट नहीं लिख के इसको आप आई एम लिख दो, मैक्सिमम मान, या फिर आई पी लिख दो, पीक मान, आई एम साइन ओमेगा टी। साइन के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती है। ये आई एम मैक्सिमम मान, यानी जो अधिकतम जो वैल्यू जाती है वो आई एम ऊपर, और नीचे की साइड में भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी वो आई एम तक जा सकती है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी वो आई एम तक जा सकती है। ये मतलब ये होती है एसी। मतलब एसी क्या होती है, समय के साथ चेंज, समय के साथ चेंज। ये क्या होती है, नियत होती है। ये क्या होती है, नियत, लगभग ये नियत जैसी होती है। ठीक है, ये नियत होती है। ये मतलब शुद्ध डीसी है, ये शुद्ध डीसी है, और शुद्ध डीसी ये क्या, नियत है। ये क्या है, नियत रहती है। ठीक है, अब देखो, अब एक धारा ऐसी भी होती है,
ठीक है, कि मान लो आपके ये चीजें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये क्या होगी, तो ये भी क्या होगी, इसको भी बोलेंगे डीसी, इसको भी बोलेंगे डीसी, इसको भी बोलेंगे डीसी। लेकिन ये क्या है, इसको तो बोलेंगे शुद्ध डीसी, ये है अशुद्ध डीसी, अशुद्ध डीसी या फिर पल्सेटिंग। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वगैरह उसमें लिखा हुआ है स्पंदमान डीसी, स्पंदमान डीसी। तो बात समझ में आ गई, वही जो एसी बोलेंगे किसको, जो धारा या वोल्टेज इस नेगेटिव जो ग्राफ उसके नीचे भी बनता है वो होगी आपकी एसी, जिसका ग्राफ नीचे भी बनता है वो होगी आपकी एसी। ठीक है, और डीसी में क्या होगा, कोई भी ग्राफ नीचे नहीं बनेगा, नेगेटिव मान नहीं आएगा डीसी में, कोई भी वो ग्राफ ऐसे नीचे नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें हमेशा ऊपर ही बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क है, ये तो क्या शुद्ध डीसी है, मतलब समय के साथ बिल्कुल नियत फिक्स, ये क्या है अशुद्ध डीसी या पल्सेटिंग डीसी या फिर स्पंदमान डीसी। ठीक है, अब जो रेक्टिफिकेशन होगा उस रेक्टिफिकेशन में अपन क्या करेंगे, रेक्टिफायर क्या करेगा, इस एसी को डीसी में बदलने का काम करेगा, इस एसी को डीसी में बदलने का काम करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये है, इस एसी को मेरे को डीसी में बदलना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक तो ये काम मैं कर सकता हूं, या तो मैं इन नीचे वाले जो नेगेटिव वाले पार्ट है इनको मैं गायब कर दूं, तो ये दोनों पार्ट आ जाएंगे ऊपर, भाई ये दो पार्ट रह जाएंगे ऊपर, तो वो हो जाएगी डीसी। या फिर मैं इन नीचे वाले पार्टों को ऐसे कर दूं, ऊपर कर दूं, कोई ऐसी टेक्निक्स लगा के, तो भी वो बन जाएगी डीसी। ठीक है, तो इसी बेस पे मतलब इसको अपन अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो अपन जो देखते हैं ये एसी डीसी वगैरह चीजें, ठीक है, इनमें एक चीज और जो आपको ध्यान रखने योग्य है, ठीक है, कि ये जैसे कि इनकी एक साइकिल पूरी होती है, ऐसे साइकिल देखो, ऐसे एक साइकिल, ठीक है, जैसे कि ये 0 से स्टार्ट किया, T/2 तक यहां आया, फिर T तक, यानी यहां तक इसने एक राउंड पूरा किया, यहां तक देखो, ये जहां से पूरे सेम बात एक राउंड पूरा किया, ये वापिस इसी पॉइंट पे आ गया, जैसे देखो, जैसे यहां से स्टार्ट किया था ऐसे 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 वापिस इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये हो गया पूरा एक चक्कर, एक राउंड हो गया। ठीक है, तो इसको टी को बोलते हैं आवर्तकाल, टी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, आवर्तकाल, ये वही जो चीज अपन ने पहले भी पढ़ी है। ठीक है भाई, इस प्रकार का होता है ग्राफ, तो उसमें आवर्तकाल वगैरह क्या होता है तो वो आपको ध्यान ही है, जब अपन ने पढ़ी थी यूनिट दोलन, तो उसमें ये बहुत सारी चीजें की थी। और एक चीज हो जाएगी इसकी आवर्ती, आवर्ती क्या हो जाएगी, आवर्ती हो जाएगी F = 1/T, F = हो जाएगा 1/T। तो बात समझ गए, ये है मामला डीसी और एसी का, डीसी और एसी। तो ये है दृष्टकारी, ये होती है शुद्ध डीसी, ये जो अपन ने बात की ये क्या है, शुद्ध डीसी, और ये है अशुद्ध डीसी। ठीक है, ये अपने होती है एसी, जिसका मान साइन थीटा के अकॉर्डिंग अप डाउन होता रहता है।
बात क्लियर? चलिए, तो अब तो यहां से चीजें समझ। रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो एसी है उसकी जो आधी साइकिल है, ठीक है, हाफ वेव आधी साइकिल का अदिष्टकरण वो कर दे, या फिर फुल वेव रेक्टिफायर जो पूरी की पूरी साइकिल है उसका दिष्टकरण कर दे, ठीक है। तो इसके हिसाब से दिष्टकारी दो पार्ट में बांटा गया है। चलिए, बात खत्म। एक चीज आती है ट्रांसफार्मर, जो अपने काम आएगा आगे जब अपन रेक्टिफायर में मतलब लगाएंगे इसको। तो जो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज या धारा को बढ़ाता है या घटाता है, स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है। भाई ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन, यानी कि एसी वोल्टेज या धारा को बढ़ाता है या घटाता है। और किसको? सिर्फ एसी को, ठीक है, डीसी को नहीं, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें इस प्रकार का सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली। ये होती है प्राथमिक कुंडली, ये होती है द्वितीय कुंडली, ठीक है। तो ये मानो मैंने बनाया स्टेप अप का, मैंने बनाया स्टेप अप का, तो उसमें क्या होता है, ये वी आई यानी कि अपन ने जो वोल्टेज दिया, और ये V2 यहां से वोल्टेज बाहर निकला वो, ठीक है। वी आई क्या है, यहां से अपने जो अपन ने वोल्टेज दिया यानी कि इनपुट, वोल्टेज दिया यानी कि इनपुट, इनपुट यानी कि निवेशी, हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं निवेशी, और आउटपुट यानी कि निर्गत, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर? हाँ, यानी कि ये फिर इसको ये बोल सकते निवेशी, निवेशी यानी कि देना, जहां दिया, और V2 ये आउटपुट यानी निर्गत, ये बाहर निकला, जहां से जो बाहर निकला, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, V1 बटा V2 बराबर होता है N1 बाय N2, और ये N1 और N2 क्या होता है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ये जो पहली वाली कुंडली है, ये भी ये द्वितीय कुंडली, उनमें क्या फेरों की संख्या, ये होती है आपके N1 और N2, ठीक है। बस ये है सिंपल सी बात। तो यहां से क्या हो जाएगा कि भाई मान लो ये आपके जहां पे मतलब फेरों की संख्या, जहां पर जिस साइड फेरों की संख्या ज्यादा होगी उस साइड वोल्टेज ज्यादा बाहर निकलेगा, यानी कि जो इस साइड फेरों की संख्या कम है, यहाँ फेरों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो देखो यहां से आप देखोगे तो इसको अगर V2 की बात करें, V2 यहां से इस फॉर्मूले से निकालोगे आप, ठीक है, V2 निकालोगे, ये आ जाएगा V2 आ जाएगा N2 बाय N1 इंटू V1। तो यानी कि यहां से आपको चीज ध्यान पड़ जाएगी भाई, यदि N2 बड़ा होगा N1 से, N2 में फेरों की संख्या यानी कि N2 ज्यादा होना चाहिए, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए कम, तब ये क्या होगा, तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्टेप अप, तभी तो होगा स्टेप अप, क्योंकि N2 ज्यादा होगा N1 से, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, और V1 को किसी 1 से बड़ी संख्या से गुणा करोगे तो जो दिया है उसका ज्यादा मान आएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से होता है, ठीक है। और सेम टू सेम वहां पर है, वहां पर आप देखोगे तो ये होता है अपने स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में मतलब V1 वही इनपुट, V2 आउटपुट। अगर यदि इसमें आप निकालने जाओ V2, तो V2 बराबर क्या होगा, N2 बाय N1 इंटू V1, परंतु यहां पर क्या होगा आपके N1 वो होगा ज्यादा और N2 होगा छोटा, N2 होगा कम, ठीक है। तो N1 ज्यादा होगा N2 कम होगा, तो इसका मान 1 से आएगा कम, तो 1 से कम मतलब V1 को 1 से कम यानी 0.9 या 0.8 से गुणा करोगे तो ये
V2 क्या मिल जाएगा, स्टेप डाउन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यदि देखें तो मान लो कोई सवाल दे दिया आपको, ठीक है, कि भाई सर जी आपको एक ट्रांसफार्मर ये दे दिया, ठीक है, उसमें क्या दे दिया ऐसे, ये आपके दे दिया यहाँ पर 3 वोल्ट, ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको ज्ञात करना है, और ये आपको दे दिया 1:3, 1:3, तो यानी कि मतलब ये समझ लो आपके N2 कितना 3 है, ये 1 है, N2 3 है 1 है। अब आपको V निकालना है, तो बस फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में रखना है यार, V1/V2 बराबर N1/N2, ताकि आप बाद में इस फॉर्म में सेट कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो पहले से ही इस फॉर्म में याद रखोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ N2 N1 कैसे, ठीक है, नहीं तो V1 के सामने N1 और V2 के सामने N2, ठीक है, फिर उसके बाद इस फॉर्म में बदल देना। यहां से देखो आपको V2 निकालना, तो निकलेगा कैसे, V2 निकालना है तो वही N2/N1 इंटू V1, यानी कि N2 कितना 3/1 इंटू V1 कितना 3, यानी कि 9 वोल्ट, यानी कि आपने 3 वोल्ट दिया और 9 वोल्ट बाहर निकला, तो इसने क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया, स्टेप अप कर दिया। मान लो ये सवाल मैं इसको ऐसे कर दूं, ये 3:1 में 9 वोल्ट का मैं दे दूं इनपुट, और ये आपको आउटपुट निकालना है, तो इसका जो V होगा, V क्या होगा, N2 1/3 इंटू 9, ये आ जाएगा 3 वोल्ट। तो इसने क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। तो इस हिसाब से ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, काम करता है, और ये फॉर्मूला होता है इसका, V1/V2 बराबर N1/N2। तो जो स्टेप अप ट्रांसफर होगा उसमें फेरों की संख्या द्वितीयक में ज्यादा होगी, ठीक है, और जो स्टेप डाउन होगा, मतलब ये सिंपल सी बात समझिए, यहाँ फेरों की संख्या कम है या फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो स्टेप अप कर दिया, या फेरों की संख्या ज्यादा है या फेरों की संख्या कम है तो इसने स्टेप डाउन कर दिया, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो फिर ये तो अपन ने देख ही लिया था। इसमें जैसे कि आपको मैं एक बताऊं चीज कि सर जी ये डीसी और एसी चीज तो आपने बता दी कि चलो ये ऐसे है, इनका रियल लाइफ में कहाँ उपयोग है, रियल लाइफ में इनका कहाँ उपयोग है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में भी कि भाई आपके रियल लाइफ में देखिए उपयोग तो अपने घर पे सारे जो उपकरण है, सारे जो उपकरण अधिकतर, ठीक है, ये जो बल्ब, ठीक है, पंखा हुआ, पंखा, कूलर, बल्ब, ये सारे किस पे चलते हैं, एसी पे चलते हैं, सारे किस पे चलते हैं, एसी पर, ठीक है। और डीसी पर, डीसी पर सर जी क्या होता है, तो देखो डीसी पर में ऐसा होता है कि भाई डायरेक्ट डीसी, जैसे कि सेल है, टॉर्च है, ठीक है, जिसमें सेल लगा हुआ है, ठीक है, या फिर मान लो मैं आपको बताता हूं, आपके घर पे लगी हुई है घड़ी, घड़ी में से जो सेल लगा होता है, तो सेल में डीसी, देखो सेल जो बैटरी जो भी होती है ना, बैटरी के अंदर जो धारा है, वोल्टेज होता है, वो हमेशा डीसी होता है, क्योंकि जो संग्रहित कर सकते हैं डीसी को कर सकते हैं, डीसी को ही आप स्टोर किया जा सकता है, बाकी चीजों को स्टोर नहीं किया सकता, ठीक है। तो घड़ी हुई, ठीक है, चार्जिंग हुआ, जो आपका चार्जिंग है वो भी क्या होता है, वो भी आपके डीसी से ही होता है, चार्जिंग भी डीसी से होता है। अब कैसे आप कहोगे सर जी हमने तो वो पूरा चार्जर वो लगा दिया ऐसे, तो चार्जर आप जहाँ लगाते हो ना वो पॉइंट तो होता है एसी, लेकिन जब वो चार्ज होता है वो होता है डीसी, ठीक है। जैसे कि भाई, ठीक है, उसके
अलावा भी और कोई चीजें है, जैसे कि आपके घर में मतलब डीसी मतलब ये समझ लो कि जो सेल वगैरह बैटरी वगैरह वो उससे निकले, मोस्टली जो सेल या बैटरी से जो चीज निकलती है वो होती है आपके डीसी। वो क्योंकि मतलब अपन डीसी को ही स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। बाकी ये अपने घर के आसपास के सारे उपकरण ये काम करते हैं उसी पे, ठीक है। हाँ, दूसरा आपने देखा होगा ट्रेन के डिब्बों में फैन लगे होते हैं, जो ट्रेन के डिब्बों में फैन लगे होते हैं वो भी डीसी फैन होते हैं, ठीक है। वो भी आपके एसी पे काम नहीं करने वाले। आप अगर वो ट्रेन के डिब्बों में से मान लो कोई चोरी करके ले आया, चोरी मत करना, ठीक है। बाकी वो काम नहीं करेगा आपके घर पे, एसी पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, एसी पे लगा होगा, जैसे फैन बेचारा बावड़ा हो जाए, थोड़ा यूं घूमेगा, फिर वापिस साइकिल नीचे आएगी, फिर यूं घूमेगा, फिर वापस यूं घूमेगा, यूं घूमेगा, वो वहां वही ऐसे घूमता रहे। क्यों? जब साइकिल होगी पॉजिटिव तो घूमेगा ऐसा, साइकिल नेगेटिव आएगी तब वापिस ऐसे, तो वो मतलब ऐसे ऐसे ही करता रहेगा। अब देखो जो चार्जिंग वाला है कॉन्सेप्ट, वो उसमें क्या होता है, चार्जिंग वाले में जैसे कि आपने जो चार्जर लगाया, ठीक है, ये है, ये जो आपने पिन है, हाँ, यहाँ पर आपने डाल दिया चार्जर, ठीक है, यहाँ पर आपने डाल दिया चार्जर, ठीक है। ये तो है सप्लाई की कौन सी होती है, एसी, जो आपके घर पे जो सप्लाई आती है एसी। अब यहाँ पे आपने जो चार्जर डाल दिया, अब चार्जर में से आपके पिन है, ठीक है, वो जाएगी फोन में, ठीक है। तो जो आपने जहां से डाला है वो तो है एसी, लेकिन चार्जर के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जो इसको चेंज कर देता है किसमें, डीसी में। और ये फोन किससे चार्ज होता है, डीसी से चार्ज होता है। फोन क्या होता है, डीसी से चार्ज होता है, ठीक है। और इस चार्जर में चीज क्या होती है, इस चार्जर में चीज ऐसे होती है कि जब आप चार्जर में पहले तो आएगी एसी, ठीक है, फिर बीच में लगा होगा आपके रेक्टिफायर, क्या होगा, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बन जाएगा डीसी में, ठीक है। और फिर आगे लगा होता है जनर डायोड, फिर लगा होता है आगे जनर डायोड। जनर डायोड क्या करता है, उसको फिक्स वोल्टेज, जैसे कि अपना चार्जर 9 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, तो फिक्स 12 वोल्ट ही देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं जनर डायोड, फिर इस हिसाब से वो चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये जनर डायोड वगैरह ये किसके लिए काम में आते हैं, ठीक है, मोस्टली डीसी के लिए, डीसी वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये सारी ये जो बाहर से जो सप्लाई आती है वो हमेशा होती है एसी, ठीक है। ये जो पोल खंबे बाहर जो बिजली के खंबे वगैरह उन पे जो धारा बहती है वो बहती कौन सी, एसी बहती है, वो पूरी पूरी बहती है एसी। और जो सेल वगैरह इनसे जो निकलती है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये इसमें जो सेल पड़ा है, इसके अंदर ये जो दे रहा है, ये कौन सी दे रहा है, डीसी दे रहा है, ठीक है। क्योंकि एसी को संग्रहित नहीं कर सकते, ठीक है। एसी को संग्रहित करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए अपने को पहले डीसी में बदलना पड़ता है, ठीक है। तभी तो अपने घर पे अपन काम में इसको बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है। हालांकि वो उसमें काम दोनों होते हैं, इन्वर्टर का भी काम होता है और रेक्टिफिकेशन का भी काम होता है। वो एसी को डीसी में बदलता है, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर वापिस उस डीसी को एसी में बदलते हैं और अपन काम में लेते हैं, समझ। लेकिन अपन बोलते हैं उसको क्या है, इन्वर्टर ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी उसमें दोनों काम होते हैं, रेक्टिफिकेशन का भी काम होता है एसी से डीसी, और इन्वर्टर का भी काम होता है डीसी से एसी, ठीक है। चलिए, तो ये सारा मामला आपको समझ में आ गया। तो 2 टाइप से होता है डिस्टकारी, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। बात क्लियर। अब देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या होगा, प्रत्यावर्ती के आधे भाग का दिष्टकरण, प्रत्यावर्ती के आधे भाग का दिष्टकरण, ठीक है। अब देखो, निवेशी एसी जो है वो आई, निवेशी एसी जो आई, तो वो अपन ने क्या किया, एसी यहां पर दी, फिर अपन मतलब ये यहां पर जो है ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी नहीं है, अपनी इच्छा है तो लगा सकते हो कि आपको भी वोल्टेज को डाउन करना, कि भाई मान लो 240 वोल्ट आ रहा सर, मुझे तो 20 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर जो चाहिए वो 20 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो आप फिर
ये लगा सकते हो। मतलब इसका काम सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन का है, बाकी इसके अंदर ये जरूरी नहीं है। ट्रांसफार्मर जरूरी सिर्फ एक में है, जो सेंटर टेप वाला पढ़ेंगे उसमें ट्रांसफार्मर जरूरी है, क्योंकि वो उसी सिद्धांत पर आधारित है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये ट्रांसफार्मर लगाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये होती है निवेशी एसी, ठीक है। और ये जैसे कि यहाँ जो भी है ये स्टेप डाउन होके यहाँ पर आएगी, किस पर, द्वितीयक पर, और ये फिर पूरा का पूरा आपके यहाँ मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ तक तो ये आएगा, ठीक है, लगभग यहाँ तक तो यहां तक तो ये इस हिसाब से आएगा, लेकिन जैसे इस आरएल लोड पर ये मिलेगा, जो अब निर्गत डीसी मिलेगी वो इस पंप में होगी, यानी कि जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, वो गायब हो जाएगा। नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला भाग गायब हो जाएगा, ठीक है। ये ये 0, ये T/2, ये T तक, ये होती है पूरी साइकिल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसमें आगे कहने का मतलब ये है कि इसकी जो हाफ साइकिल है वो हो जाएगी गायब। ये जो साइकिल यहाँ जो बननी थी वो नहीं बनेगी, वो यहाँ से ये अर्ध साइकिल ये गायब हो जाएगी। और ये जो है एक्चुअली फिर इसका कैसे हो जाएगा सेटअप, 0 से T/2 और ये वापस T तक। मतलब ये अब इसकी साइकिल पूरी एक साइकिल बनेगी कैसे, यहां से लगाकर यहां से स्टार्ट हुआ, जहां से सेम टू सेम स्टार्ट हो वो एक पूरी साइकिल बनती है वहां तक, यहां तक ये पूरी साइकिल बनेगी। तो इसके जो क्या होगा, आधे भाग का दिष्टकरण होगा, इसके क्या होगा, आधे भाग का दिष्टकरण, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कार्य स्टेप डाउन किया, फिर स्टेप डाउन करके भाई ये यहाँ पे आया, फिर इसको क्या कर दिया, ये लगा हुआ डायोड, ये क्या लगा हुआ डायोड, ये क्या लगा हुआ डायोड, सबसे मेन बात ये डायोड। इसमें क्या होता है, अर्ध तरंग डिष्टकारी में एक डायोड होता है, अर्ध तरंग डिष्टकारी में एक डायोड होता है। फिर आपने लगा दिया यहाँ पर लोड यानी कि रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है वो, ठीक है। और यहां से आपने वो डीसी वोल्टेज ले लिया, मतलब जैसे कि इससे धारा बहेगी तो धारा डीसी वोल्टेज लेना है तो IRL, ठीक है, तो वो आपको डीसी वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे। अब देखो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसे है, तो इसमें 2 साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल, धनात्मक साइकिल के दौरान, पॉजिटिव साइकिल के दौरान। तो देखो पॉजिटिव साइकिल के दौरान जो क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल के दौरान आप देखोगे तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान मान लो ये पॉजिटिव साइकिल आई, ठीक है, ये जो पॉजिटिव वाली साइकिल है, ठीक है, ये आई, ठीक है, 0 से T/2, 0 से T/2 के लिए ये पॉजिटिव साइकिल आई। तो ये जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आई यहाँ पर, तो यहां से उसका हुआ स्टेप डाउन, ठीक है, और ये पॉजिटिव साइकिल ये गिरी इस पर, ठीक है। अब चूंकि इस दौरान ये यहां से लगाकर 0 से लगाकर ये मान बढ़ा घटा, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं हुआ था, पॉजिटिव में था, पूरा पूरा पॉजिटिव में।
तो ये डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइज में आ जाएगा। इस केस में डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइज। जैसे कि इसको ध्यान से देखो, अगर इस पोजीशन को मैं आपको दिखाऊं, इसको ध्यान से देखना, इस वाले को अगर मैं आपको इसको दिखाऊं सही से, तो ये क्या बन रही है पोजीशन, ये बन रही है पोजीशन ऐसी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये क्या बन रही है, एक बैटरी बन रही है ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ठीक है, जहां पर ये लगा हुआ डायोड, ये देखो, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये इस हिसाब का मतलब वो बन रहा है इस साइकिल में, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला, ये पॉजिटिव, ये होता है P, ये होता है N, तो जो P वाला सिरा जुड़ा हुआ है उच्च विभव से, और जो N वाला जुड़ा हुआ है निम्न विभव से, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, धनात्मक साइकिल के दौरान डायोड फॉरवर्ड बाइज में होगा, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइज में हो जाएगा। डायोड जब फॉरवर्ड बाइज में होगा तो ये क्या हो जाएगा, PN क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। भाई फॉरवर्ड बाइज में क्या करता है डायोड, बिल्कुल जीरो प्रतिरोध वाले तारा की तरह व्यवहार करता है। तो देखो ये फॉरवर्ड बाइज में इसकी स्थिति ये हो जाएगी, इसकी स्थिति ये हो जाएगी, समझ गए। और जो आपको है डायरेक्ट एक साइकिल पूरी की पूरी यहाँ मिल जाएगी। फॉरवर्ड बाइज में जो था वो ऐसे कैसे, क्योंकि ये जैसे ही ये फॉरवर्ड बाइज में होगा ये पूरा पूरा शॉर्ट हो जाएगा, ये पूरा पूरा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ का जो जो विभवांतर है बैटरी का, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा इसको, RL को, ठीक है। और इस केस में आपके ये 0 से 2/2 ये वाली साइकिल आपके तैयार वो हो जाएगी। तो धनात्मक साइकिल के दौरान डायोड फॉरवर्ड बाइज में होगा, अतः A व B क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, A व B क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, ठीक है। A व B शॉर्ट होंगे, शॉर्ट का मतलब वही, शॉर्ट का मतलब क्या होगा, यही देखो, ठीक है, ये इस हिसाब से वो बैटरी की तरफ वो करेगा व्यवहार, ठीक है। ये जो पॉजिटिव साइकिल आई, ये RL लोड था, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये RL सेम टू सेम वही मिलेगा, सेम टू सेम जो था वही मिलेगा अपने को, समझ गए। तो ये इस हिसाब से, इस हिसाब से अपने को मिल जाएगा। तो मतलब जो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, जैसे ही धनात्मक साइकिल आएगी, डायोड फॉरवर्ड बाइज में चला जाएगा, पाथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी साइकिल थी वैसे की वैसे अपने को वहां मिल जाएगी, समझ गए। फिर है बात नेगेटिव साइकिल के दौरान, ऋणात्मक साइकिल के दौरान। तो इस दौरान क्या होगा, ऋणात्मक साइकिल के दौरान आपके ये जब ये ऋणात्मक साइकिल आएगी, तो इस दौरान है ना, ये वही इसने स्टेप डाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में मतलब ये देखो ऐसे हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये। तो अब जैसे कि इसको देखो, ये जो सर्किट है ना, ये इस टाइप का बनेगा, इस स्थिति में इसको देखोगे तो ये इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ये सिरा P, ये सिरा N, तो P वाला सिरा, रुको रुको, इस बैटरी एक मिनट, ये बैटरी उल्टी बनेगी ना यहाँ पर, ये बैटरी कैसी बनेगी, उल्टी, क्योंकि ये पॉजिटिव नीचे आ रहा है, हाँ ठीक है, पॉजिटिव नीचे आ रहा है, तो इसलिए P प्लस माइनस। अब देखो P वाला सिरा निम्न विभव से, N वाला सिरा उच्च विभव से, तो क्या होगा, ऋणात्मक साइकिल के दौरान डायोड रिवर्स बायस में होगा, तो ए व बी ओपन सर्किट खुला परिपथ की तरफ व्यवहार करेंगे,
खुला परिपथ की तरफ व्यवहार करेंगे। तो खुले परिपथ की तरफ व्यवहार करेंगे मतलब यहाँ से कोई धारा ही नहीं बहेगी, यहाँ से कोई धारा ही नहीं बहेगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही ये टूट जाएगा, ये वाला पाथ टूट जाएगा। तो भाई यहाँ से जो आई है धारा जाने वाली आई बराबर 0, तो आई बराबर 0 है तो इसके ऊपर जो विभवांतर मिलेगा RL पर वो भी क्या होगा 0। अतः ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके जो भी है T/2 से ये T/2 से T के दौरान ये हो जाएगा पूरा, आपको जो कोई भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल 0, बिल्कुल 0। ठीक है। तो नेगेटिव साइकिल के दौरान आपको कुछ भी जो है आउटपुट वो नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर चीज क्या हो रही है, कुल मिलाकर चीज ऐसे हो रही है, ये आया, ठीक है, ये पूरी साइकिल आई, ये आपको इस हिसाब से मिलेगा। ये होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। जो आदि है तरंग उसका क्या कर दिया, दिष्टकरण कर दिया, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, चलो अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, तो देखो आप वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि आप वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 40.6% होती है। आप वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 40.6%। ये मान याद रखना, हालांकि मैं आगे आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा भी कि भाई 40.6% कैसे हुआ, उसको याद कैसे रखना है। बाकी ये मान फिक्स याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा भी इस बार कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें निर्गत व निवेशी विभव की आवर्ती तथा आवर्तकाल क्या होते हैं, समान होते हैं। निर्गत और निवेशी विभव की आवर्ती तथा आवर्तकाल समान होते हैं। ठीक है, देखो वो चीज मतलब क्या है सर जी, निर्गत और निवेशी वाला मैटर। देखो निवेशी है ये, इस पर आधारित सवाल 2018 में या 2018 में पूछा भी गया था। जो निवेशी है, निवेशी यानी कि मतलब इसमें ऐसे होता है। ठीक है, ये कितना होगा निवेशी, और अब जैसे कि निर्गत देखो, तो निर्गत निकलेगा बाहर, वो कितना आएगा, ये वाली साइकिल नहीं होगी, फिर से ये वाली होगी, फिर ये वाली साइकिल नहीं होगी। तो अब देखो ये ऐसा होता है, ये 0, ये T/2 और ये हो गया T। ठीक है, यहां से ये पूरी एक साइकिल बन गई ये वाली। ठीक है, ये एक साइकिल बन गई। तो जो इसका है जो आवर्तकाल और जो आवर्ती जो है वो क्या क्या होंगे, TNF। आवर्तकाल और जो आवर्ती है वो क्या हो जाएंगे, TNF। T&F। ठीक है, लेकिन आप यदि इसका देखोगे निर्गत का, तो निर्गत में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये 0, ये T/2 वाली साइकिल और ये T तक, इसमें पूरी साइकिल कहां तक होती है, यहां तक, फिर से वापस ऐसे होता है, ये हो गया। तो इसमें भी आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, आवर्तकाल कितना T, और जो आवर्ती है वो क्या हो जाएगा F बराबर क्या था, T का उल्टा 1/T।
ठीक है, F बराबर 1/T। ठीक है, चलो पेन को थोड़ा मैं जब करता हूँ पतला तो आपको धुंधला सा दिखता है ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको पतला नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये होता है, इसको थोड़ा सा गहरा ही लिखते हैं, 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है, वैसे तो अब तो थोड़ा बहुत आपको दिख ही रहा होगा। तो आवर्तकाल टी और आवर्ती यानी कि मतलब इसमें निर्गत व निवेशी दोनों की आवर्ती व आवर्तकाल समान होता है। ठीक है, मतलब भाई यदि आवर्तकाल समान है तो आवर्ती भी ऑटोमेटिकली समान ही होगी, क्योंकि F = 1/T होता है। ठीक है, तो देखो ये आवर्तकाल उतना का उतना टाइम पीरियड, इसका भी बात क्लियर। चलो तीसरा पॉइंट होता है रिवर्स बायस में ऋणात्मक साइकिल के दौरान डायोड के भंजन वोल्टता का मान एसी वोल्टेज के अधिकतम मान से अधिक होना चाहिए। ये पॉइंट्स बहुत मस्त पॉइंट है, शानदार है, समझ आ जा से। रिवर्स बायस में ऋणात्मक साइकिल के दौरान डायोड के भंजन वोल्टता का मान एसी वोल्टेज के अधिकतम मान से अधिक होना चाहिए। डायोड पर इसका मान अंकित होता है जिसे पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज या शीर्ष व्युत्क्रम वोल्टता कहते हैं। अब देखो डायोड में भंजन वोल्टेज का मान एसी वोल्टेज के अधिकतम मान से ताकि डायोड को भंजन से रोका जा सके। अब देखो इस वाले पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। ये रिवर्स बायस के दौरान आप देखो, रिवर्स बायस के दौरान आप इस चीज को देखो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव साइकिल वो आएगी। क्या होगा, यहां पर नेगेटिव साइकिल आएगी, जो रिवर्स बायस वाला केस है। ठीक है, वो नेगेटिव साइकिल आएगी यहां पर। इसको मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट RL। ठीक है, और ये यहां से जो I है, I बराबर क्या है, 0। I बराबर 0। रिवर्स बायस में ये होता है, इसमें क्या होता है, I बराबर 0। ये अपन जो चीज समझ रहे हैं ये पूरा पीआईवी के लिए समझ रहे, पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए, पीआईवी के ये मामला जो अपन समझ रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं पीआईवी का, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया रिवर्स बायस में। अब इससे जो धारा है, धारा क्या जाएगी, ये जाएगी 0, धारा जाएगी 0। तो यहां का जो विभवांतर है, ठीक है, यानी कि
ऋणात्मक साइकिल का ऋणात्मक साइकिल का संपूर्ण विभवांतर या फिर संपूर्ण विभवांतर क्या होगा, डायोड पर होगा। संपूर्ण विभवांतर किस पे होगा, डायोड पे होगा। भाई ये जो है, इस जो विभवांतर को ले कौन सकता है, आपने जो ये विभवांतर दिया है नेगेटिव साइकिल का, इसको ले कौन सकता, दो ही चीजें हैं, तो डायोड और ये तो लेगा नहीं क्योंकि इसमें धारा ही जीरो है, तो इस पे तो कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। सारा का सारा विभवांतर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये नेगेटिव ऋणात्मक साइकिल का संपूर्ण विभवांतर डायोड पर होगा। अतः इसका मान डायोड के भंजन वोल्टता से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डायोड के भंजन वोल्टता से डायोड के व्युत्क्रम या फिर रुको व्युत्क्रम नहीं, रिवर्स को साइकिल संपूर्ण विभवांतर डायोड पर होगा। तो इसका मान डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन यानी कि भंजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है, आपको पता है कि भाई नेगेटिव में अपन क्या होता है, डायोड के लिए एक चीज होता है, एक भंजन वोल्टता, कि यदि उस नेगेटिव साइकिल के दौरान उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आपने उसको दे दिया तो डायोड क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डायोड क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो भाई आप जब नेगेटिव साइकिल दोगे तो नेगेटिव साइकिल में ये मान बढ़ेगा, तो मान बढ़ते 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 इसमें एक मान का पीक मान भी होता है, पीक मान, जैसे कि ये है, मानो ये साइकिल है, वोल्टेज या जो भी है, ये पीक मान होता है Vm, कितना होता है Vm, ठीक है। तो जब मान जब छोटा होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक, जब पीक मान पे होगा जो Vm है, यानी कि जो ऋणात्मक साइकिल का अधिकतम मान है, जो ऋणात्मक साइकिल का अधिकतम मान Vm हमेशा भंजन वोल्टता से कम होना चाहिए, हमेशा क्या है, भंजन वोल्टता से कम होना चाहिए। तो इसीलिए जो डायोड मार्केट में मिलते हैं उनके ऊपर रेटिंग लिखी होती है, ठीक है। तो डायोड के भंजन वोल्टता की रेटिंग को PIV कहते हैं, PIV। ये रेटिंग डायोड पर लिखी होती है, जब डायोड बनता है ना उस पर लिखी होती है, डायोड के भंजन वोल्टता की रेटिंग को PIV कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि जो उल्टा, ठीक है, रिवर्स में उल्टे में जो पीक जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है PIV, समझ गए। तो हमेशा जो आपका Vm है वो हमेशा इस PIV से
छोटा होना चाहिए, मतलब ठीक है, छोटा या फिर जस्ट बराबर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। हाँ, तो ये रिवर्स बाइस में जो इसके ऊपर जो वोल्टेज का अधिकतम मान आए वो पीआईवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीएम का मान, अर्थात वीएम का मान पीआईवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये होती है रेटिंग, पीआईवी से ज्यादा ठीक है। तो जो इसके लिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके लिए पीआईवी का मान क्या होता है, वीएम, यानी कि जो पीक मान, जो आपके जो साइन वेव है, ठीक है, यानी कि जो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसमें जो मैक्सिमम मान है वी एम, उससे उसके बराबर ये होना चाहिए बस मैक्सिमम, जैसे कि पीआईवी है वो वीएम है इसका मतलब, ठीक है। बाकी वो हमेशा इसका मान पीआईवी से लेस होना चाहिए, बात क्लियर। तो ये चीज है, ये है महत्वपूर्ण फैक्ट। ये भी जैसे कि हालांकि मैंने आपको समझाया, बाकी ज्यादा आपको इसका नहीं, एग्जाम में आपको यही याद रखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीआईवी क्या है, वीएम, फुल वेव के लिए क्या होगा, 2 वीएम वगैरह जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको चीज समझाई है कि जो रिवर्स जो वोल्टेज वगैरह क्या होता है, तो भाई नेगेटिव साइकिल के दौरान चूंकि ये भंजन की स्थिति में नहीं आ जाए, तो भंजन से रोकने के लिए इसका एक मान फिक्स होता है कि उससे ज्यादा अपने को नेगेटिव साइकिल नहीं देनी, नहीं तो ये डायोड खराब हो जाएगा, भंजन हो जाएगा, ये डायोड कायम का नहीं रहेगा, आपका जो रेक्टिफायर जो बनाया है डैमेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती के संपूर्ण भाग का दिष्टकरण करता है। ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती के संपूर्ण भाग का दिष्टकरण करता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें आप देखोगे 0, ये t/2 और ये t, इसकी एक साइकिल पूरी यहां तक हुई। इसमें देखोगे तो 0 से t, आपको कैसे ये t वैसे कहोगे यहां तक क्यों नहीं भाई, साइकिल तो इसकी यहां तक ही तो है, यहां से वापस साइकिल स्टार्ट हो रही है, यहां से वापस स्टार्ट हो रही है, यहां से वापस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ये जो नीचे वाला भाग है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, ये नीचे वाला भाग गया ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। इस हिसाब से पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। हाफ वेव में इसका दिष्टकरण नहीं हो रहा था, इसको अपन छोड़ ही रहे थे, गायब कर, फुल वेव में इसका भी दिष्टकरण हो गया, इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये 0 से t, तो ये यहां देखो इसका जो है 0 से t/2 है तो t, और इसका ही 0 से t हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो सब कुछ चीजें बताऊंगा इसकी भी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मध्य निष्कासी बिंदु, सेंटर टेप, एक होता है सेतु प्रकार, ब्रिज टाइप का, ठीक है। चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं। एक होता है मध्य निष्कासी, मध्य निष्कासी किस टाइप का होता है, इस टाइप का मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। अब देखो
तो इसमें क्या होता है, दो होते हैं डायोड, इसमें क्या होता है डायोड दो होते हैं, और इसमें आप वही आप जो निवेशी जो दोगे निवेशी और जो निर्गत निकल के आएगा आपके बाहर, जो निकल के आएगा निर्गत, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब ये वाली साइकिल पूरी की पूरी ऐसे, समझ गए। चलो, तो इसमें मध्य निष्कासी सिस्टम होता है। मध्य निष्कासी यानी कि सिस्टम में क्या होता है, ये जो भी आप दोगे ये यहाँ पे दो पार्ट में बट जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे होगा दो पार्ट में, ठीक है। यदि कोई साइकिल पॉजिटिव साइकिल आई, जैसे यहाँ से आपने ये पॉजिटिव साइकिल दी, ठीक है, यहाँ से आपने कोई पॉजिटिव साइकिल दी, तो पॉजिटिव साइकिल आई तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। सेंटर टैप, तभी तो इस सेंटर टैप में ट्रांसफॉर्मर जरूरी होता है, ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मर जरूरी होता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर पे ही मतलब बेस्ड है चीज भी, क्योंकि इनमें आपको इसमें आपने ट्रांसफॉर्मर को क्या कर दिया, सेंटर टैप कर दिया, ट्रांसफॉर्मर को काम में ले लिया। यहाँ सिर्फ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का ही काम नहीं करता, कुछ और काम भी करता है, यानी कि दो पार्ट में बांटने का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर क्या है, जरूरी है, इस ट्रांसफॉर्मर जरूरी, जो मध्य निष्कासी के लिए जरूरी है, बाकी के लिए ट्रांसफॉर्मर जरूरी नहीं है, ट्रांसफॉर्मर जरूरी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जरूरी। ये देखो ये ऐसे ये कर देगा, ठीक है, इस हिसाब से। जब मान लो ये दो पार्ट में ऐसे बांट जाएगी, नेगेटिव साइकिल आएगी तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये दो पार्ट में बांट देगा, ठीक है, और आप अपने को यहाँ लोड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव साइकिल के दौरान, जब साइकिल पॉजिटिव होगी तो धनात्मक साइकिल के दौरान क्या होगा, धनात्मक साइकिल के दौरान क्या होगा, यहाँ पर आपके पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये अपना लोड वोल्टेज RL, और यहां से अपन अपना क्या लेंगे, आउटपुट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो देखो ये वाला सिरा P, ये वाला सिरा N, तो ये वाला सिरा ऊंचे ऊपर, देखो ये जो डायोड है, ठीक है, इनको यदि आप देखो यहां मान लो कोई डायोड होते ऐसे, ठीक है, ये है डायोड ऐसा, ठीक है, और ये बनाया गया डायोड ऐसा। तो अब देखो ये वाला जो डायोड है ये P वाला सिरा उच्च विभव से, N वाला सिरा निम्न विभव से, तो ये तो आ जाएगा फॉरवर्ड बाइज में, यानी कि D1 किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइज में। और जबकि ये देखो तो जो P वाला सिरा है निम्न विभव से, और जो N वाला सिरा है ये उच्च विभव से, ये हो जाएगा रिवर्स बाइज में, ये हो जाएगा रिवर्स बाइज में, समझ गए। तो बस ये हो जाएगी आपके कार्य प्रणाली, ठीक है। हाँ, तो जो पॉजिटिव साइकिल के दौरान डायोड 1, एक डायोड फॉरवर्ड बाइज में, दूसरा डायोड आ जाएगा रिवर्स बाइज में, तो D2 वो आ जाएगा रिवर्स बाइज में। D2 जब रिवर्स बाइज में आएगा तो क्या होगा, यानी कि जब आप ये चीज दोगे कि एक पॉजिटिव ये आएगा, जो निकल के बाहर आएगा वो भी ये, समझ गए, ये आपको मिल जाएगी साइकिल ऐसे की ऐसे। जब आपने नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव में क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे दो पड़े बढ़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब देखो ये वाला सिरा P से, यानी कि ये वाला डायोड है
आपके ये आपके आ जाएगा D2 किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉरवर्ड बाइज में, और D1 हो जाएगा रिवर्स बाइज में, D1 रिवर्स बाइज में। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सारी धारा बहेगी कैसे, ऐसे, और यहाँ पे आपको विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मतलब क्या होगा, आपकी नेगेटिव साइकिल जो आएगी, ठीक है, जो आपकी नेगेटिव साइकिल जो आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको ऐसे सीधी पॉजिटिव साइकिल में बदल जाएगी। आप कहोगे सर आपने साइकिल तो दी तो उल्टा पॉजिटिव बार कैसे निकली, समझाता हूं। ये वाले मैटर में तो समझ गए, रुको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपने पॉजिटिव नेगेटिव ये दिया साइकिल, पॉजिटिव साइकिल के दौरान ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये चला गया फॉरवर्ड बाइज, ये चला गया रिवर्स बाइज में। तो अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अपना लोड ले रहे हैं यहाँ से अपन इसका जो विभवांतर जो भी अपने को लोड वो बाहर निकाल रहे हैं। तो जब ये ऐसे होगा तो इसमें धारा बहेगी कैसे, ऐसे भाई, धारा यूं एक धारा का पूरा राउंड होगा, और आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर आपको ये साइकिल मिल जाएगी। जब ये पॉजिटिव वाली साइकिल आएगी तो अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव वाले केस में ये जो धारा है ये बहेगी ऐसे, धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी। ठीक है, ये ऐसे बहेगी। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो, दोनों ही केस में देख रहे हो तो हमेशा ये वाला सिरा इसके प्रतिरोध के ऊंचे ऊपर हो रहा है, और ये वाला सिरा निम्न ऊपर। तो दोनों ही केस में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में धारा जा कैसे रही, ऐसे जा रही है दोनों ही केस में। भले ये वाली पोजीशन में है तब भी धारा ऐसे जा रही है, इस पोजीशन में भी धारा ऐसे जा रही है। तो साफ बात है, जो आप विभवांतर लोगे वो भी कैसा आएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव बदल रहा होगा, तो अगर इस केस में धारा ऐसे जा रही होती है तो फिर अपने को साइकिल ही यूं मिलती, सेम टू सेम नीचे के नीचे, लेकिन अपने को साइकिल ऐसे कैसे मिल रही है, समझ गए। हाँ, तो इसीलिए नेगेटिव साइकिल ऐसे ऊपर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तो डायोड पहले आ रहा है फॉरवर्ड बाइज D1 फॉरवर्ड बाइज D2 रिवर्स बाइज में। ठीक है, ये D1 रिवर्स बाइज या D2 फॉरवर्ड बाइज में आ रहा है। ठीक है, ये होता है आपके सेंटर टेप, ये होता है सेंटर टेप, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। ठीक है, बात क्लियर, समझ गए। चलिए, तो आपको मेन चीज क्या रखनी है पता, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या होता है, एक डायोड होता है, उसमें एक डायोड होता है। जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो वो डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बाइज में, और नेगेटिव साइकिल के दौरान वो डायोड हो जाता है रिवर्स बाइज में। फुल वेव में दो डायोड होते हैं, पॉजिटिव साइकिल आती है तो एक डायोड तो फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। जब नेगेटिव आती है तो फिर एक रिवर्स और दूसरा फॉरवर्ड, समझ गए, इस हिसाब से होता है। एक होता है सेतु प्रकार का, तो सेतु प्रकार का भी वही चीज वही होती है। इसमें आप जो भी है AC वोल्टेज वगैरह दोगे और DC आउटपुट मिल जाएगा। ये भी क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या 4 डायोड का मिल जाते हैं, इसमें 4 डायोड टोटल, 4 डायोड सेतु प्रकार के में 4 डायोड काम में लेते हैं। और इसमें भी वही निवेशी निर्गत, निवेशी और निर्गत। निवेशी जो है निवेशी यही, और जो निर्गत है वो ये भी, इसमें भी ऐसे का ऐसे होता है, ये होता है सेतु प्रकार का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल के दौरान आप देखोगे तो जब साइकिल पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव साइकिल में जैसे कि मान लो ये प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड देखो, ये P पॉजिटिव, ये सिरा इसका P वाला है, तो ये वाला डायोड एक तो हो जाएगा फॉरवर्ड बाइज में। ठीक है, फिर यहां से और देखो ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है, इसका P इससे, देखो ये भी हो जाएगा फॉरवर्ड बाइज। ठीक है, और ये जो देखो ये नेगेटिव इसके P से जुड़ा हुआ था, यानी कि ये रिवर्स बाइस,
और ये पॉजिटिव इसके एन से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। समझ गए? तो इस साइकिल के दौरान क्या होगा, इसमें क्या होगा, धारा ऐसे बहेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर धारा यहां तो जाएगी नहीं क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है, ये परिपथ क्या टूट रखा है, ठीक है, ये धारा यहां जाएगी, यहां, ठीक है, फिर ये धारा यहां पे, यहां से धारा पास होगी तो जो IL RL ये आपको मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये धारा ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे वापिस ऐसे, वापिस ऐसे घूम के फिर वापिस ऐसे यहां से बाहर निकल जाएगी, तो ये एक राउंड करेगी पूरा धारा। समझ गए? ऐसे समझ गए? तो यानी कि दो डायोड फॉरवर्ड बायस और दो डायोड रिवर्स बायस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये आमने सामने का डायोड, ये जैसे ये रिवर्स बायस तो इसके सामने वाला रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस तो सामने वाला फॉरवर्ड बायस, तो इस हिसाब से ये चीजें होती है, ठीक है। हाँ, मतलब इसको अगर सही ढंग से एक शॉर्ट और स्वीट इसका अगर मैं डायग्राम तैयार करूं, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस कि मैं इसको मैं वैसे भी तैयार कर सकता हूं, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल के दौरान ये हो जाएगा ऐसे, पूरा पूरा डिसअपियर, ठीक है। यहाँ पर मान लो प्रतिरोध, इस तार को मैंने सीधा कर दिया ऐसे, देखो ये तार इसकी चिपका हुआ नहीं है, ये पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट मिला हुआ, तो मैंने तार ऐसे बनाया, ये तार का यहाँ से ए से निकल के क्या कहाँ है, बी तक आ रहा है, तो देखो वही तार मैंने बनाया ये वाला, ठीक है। और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। धारा यहां से ऐसे आई, ऐसे बाहर निकल के, ऐसे पूरा एक साइकिल ये करती है। समझ गए? तो दो डायोड फॉरवर्ड बायस, दो डायोड रिवर्स बायस। इसी प्रकार यहां पे देखोगे इसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे ये नेगेटिव है तो ये इसके पी से जुड़ा हुआ है, तो इसको तो भेज देगा ये किसमें, रिवर्स बायस में, इसको भेज देगा फॉरवर्ड बायस में। फिर ये जो पॉजिटिव सिरा है इसके एन से जुड़ा है, अब इसको भेज दिया रिवर्स बायस में, फिर इसके पी से जुड़ा हुआ है, इसको भेज दिया फॉरवर्ड बायस में, बस बात खत्म, ठीक है। अब जो धारा है वो बहेगी कैसे, धारा यहां आएगी, यहां आई, ये तो रिवर्स बायस में, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां, 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 यस, पूरी घूम के बाहर निकल जाएगी। दो डायोड किसमें हो जाएंगे, रिवर्स बायस में, दो डायोड किसमें हो जाएंगे, रिवर्स बायस में, ठीक है। हाँ, वही यहां पर भी दो डायोड फॉरवर्ड बायस और दो डायोड रिवर्स बायस, दो डायोड फॉरवर्ड बायस में और दो ही डायोड किसमें हो जाएंगे, रिवर्स बायस में, ठीक है। इसका भी मैं यदि डायग्राम तैयार करूं इस हिसाब का, तो वो की वो चीज है।
देखो ये वाला किस में चला जा रहा है, रिवर्स बाइस में, ठीक है, ये आने साले वाले रिवर्स बाइस में, ये पूरा पहुंच गया फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही कोई धारा यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, यस, ये वाला सिस्टम है। इस हिसाब से ये मतलब बनेगी, ये पॉजिटिव साइकिल में ऐसे होगा, नेगेटिव साइकिल में ये होगा। बाकी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी लास्ट में सारी चीजें एक शॉर्ट बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो चीजें वहीं से सवाल वहीं से आपके उठ के आने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स पे विचार करना जरूरी है। फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी होती है, 81.2%, उसकी दुगुनी 40.6 की दुगुनी, ठीक है। हाँ, निर्गत आउटपुट की आवृत्ति निवेशी इनपुट से दुगुनी होती है, निर्गत आउटपुट की आवृत्ति निवेशी से दुगुनी होती है। एक होता है पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज वो सेंटर टैप के लिए तो 2 वीएम और इस ब्रिज टाइप के लिए वीएम, ब्रिज टाइप के लिए वीएम होता है, ये ध्यान रखना, सेंटर टाइप के लिए 2 वीएम और ब्रिज टाइप के लिए वीएम। अब देखो ये जो निर्गत की जो आवृत्ति होती है वो निवेशी की क्या होती है, दुगुनी होती है, निर्गत की आवृत्ति निवेशी की दुगुनी होती है। तो देखो इस चीज को ध्यान से समझो, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझने लायक है। ये निवेशी है, निवेशी यानी कि सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। ये होता है निर्गत, तो देखो ये 0 से t/2 और t पूरी मतलब ये साइकिल हो गई, लेकिन इसमें क्या होता है, ये साइकिल इस हिसाब से हो जाती है, 0 से मतलब जैसे कि 0 से इसका जो है t तक ही हो जाएगा, 0 से इसका एक टाइम पीरियड पूरा t यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ तक 2t 3t, जबकि इसमें 0t फिर वापस यहाँ आगे हो जाएगा 2t, मतलब जहां से साइकिल, जहां से वो पथ वापस दोहराता है, जहां से अपने पथ को वापस दोहराता है, वहां से वो साइकिल स्टार्ट होती है, यहाँ साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देखो ये पथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस यहाँ पे सेम टू सेम आया पथ पे, ठीक है। जबकि इसमें देखोगे ये पथ ऐसा कैसे, ये पथ। अब देखो मान लो कि आपके ये अगर मान लो 10 सेकेंड है भाई, मान लिया ये 5 सेकेंड, 0 इसको मान लिया 5 सेकेंड, ये क्या हो रहा है 10 सेकेंड, 0 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो आपके ये t/2 तक की साइकिल बनती है, ये वाला पीरियड क्या होगा, ये वाला पीरियड, ये 5 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो इसका जो आवर्तकाल 10 सेकेंड था, इसके 10 सेकेंड वाली साइकिल थी, इसके बन रही है 5 सेकेंड वाली, इसके 10 सेकेंड वाली थी साइकिल, ये पूरा मामला 5 सेकेंड और 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और 5 सेकेंड, ठीक है। ये मतलब 5 सेकेंड ये, 5 सेकेंड ये,
ये यहां तक टी 10 सेकंड है, जबकि ये 5 सेकंड का ये हो, तो इसका जो है आवर्तकाल, इसका जो है आवर्तकाल आप देखोगे तो आवर्तकाल कितना हुआ, इसका आवर्तकाल हुआ 5 सेकंड और इसका 10 सेकंड। मतलब जो है निर्गत की आवर्ती निवेशी से दुगुनी, ठीक है। तो अब देखो यहां से आवर्तकाल क्या हो रहा है, आधा, जो आवर्तकाल आपके जो है वो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। आवर्तकाल क्या हो रहा है, आधा। कैसे, निर्गत का आवर्तकाल, निर्गत का आवर्तकाल निवेशी का आधा, निवेशी का आधा होता है। ठीक है, तो देखो ये निर्गत है, इसका आवर्तकाल 5 सेकंड, जब निवेशी का 10 सेकंड है आवर्तकाल, तब जाके निर्गत का क्या होता है, 5 सेकंड होता है। तो जो निर्गत का आवर्तकाल निवेशी का आधा, तो आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो जो निर्गत की जो आवर्ती है वो निवेशी से दुगुनी होती है। भाई इसका यदि आवर्तकाल आधा है तो आवर्ती क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। आवर्ती क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर यदि आप देखो, यदि एफ इज इक्वल 1/10 और यहाँ के लिए लिखा लोगे एफ इज इक्वल 1/5, ये क्या है, 1/5 1/10 का दुगुना है, समझ गए। अब देखो आवर्ती मतलब क्या होती है कि भाई आवर्ती मतलब देखो, तो देखो ये देखो निर्गत की आवर्ती निवेशी से दुगुनी होती है। दुगुनी मतलब कैसे, 10 सेकंड में इसकी एक साइकिल बनती है, 10 सेकंड में इसकी एक साइकिल बनती है, इसकी 10 सेकंड में 2 साइकिल बनती है। तो इसकी जो आवर्ती है वो कितनी हुई, 2 हुई भाई, वो इसकी डबल, ठीक है, दुगुना हो गया। बस ये 10 सेकंड में एक साइकिल बनाता है, ये 10 सेकंड में 2 साइकिल बनाता है, ये क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो बस साफ बात है, निर्गत की आवर्ती निवेशी से दुगुनी होती है। तो ये ध्यान रखना, भले कैसे भी किस भी हिसाब से, भले सही ढंग से फिजिक्स के लॉजिक से समझ के रखो याद, या फिर माइंड में सेट कर लो, रख लो, ये फिक्स है, सवाल आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो निर्गत की आवर्ती निवेशी से दुगुनी होती है और निर्गत का आवर्तकाल निवेशी का आधा होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। चीजें मैंने आपको पूरी समझा दी है, ठीक है। चलिए अब एक चीज होती है फिल्टर। तो सर जी फिल्टर क्या होता है, तो देखो डिस्टकारी से शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं होती, स्पंदमान या पल्सेटिंग डीसी मिलती है। डिस्टकारी से वो अपने को मिलती है, वो डीसी वो शुद्ध डीसी नहीं होती, वो होती स्पंदमान या पल्सेटिंग डीसी होती है। शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज आती है फिल्टर, फिल्टर क्या करता है, शुद्ध डीसी देता है। फिल्टर क्या करता है, एसी जो उर्मिकाएं होती है उनको बाहर कर शुद्ध डीसी प्रदान करता है। फिल्टर क्या करता है, एसी जो उर्मिकाएं होती है उनको बाहर करके आपके शुद्ध डीसी देता है, ठीक है। बात क्लियर, ये है सिंपल सी बात, मतलब ये है एसी, ठीक है। डिस्टकारी मतलब ये ऐसे हुआ, ये आ गया आपकी एसी, तो यहां पे तो आपने इसको दी कैसे, एसी तो दी ऐसे, फिर आपको मिली डीसी, इससे किससे, डिस्टकारी से। लेकिन वो डीसी कैसी होती है, ऐसी होती है पल्सेटिंग टाइप में। तो ये शुद्ध डीसी नहीं है, अपने को चाहिए शुद्ध डीसी। सो शुद्ध डीसी मिलेगी, क्या शुद्ध मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन लीनियर। तो वो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये फिल्टर काम में लेते हैं। तो फिल्टर में ये क्या लगाते हैं,
सी संधारित्र, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, संधारित्र लगाते हैं। ये क्या लगाते हैं? संधारित्र, संधारित्र। ठीक है, सी क्या है? संधारित्र। ये लिख लेना वो कहीं पे साइड में, सी क्या है? संधारित्र है। ठीक है, तो फिल्टर क्या करता है? आपको जो ये एसी इस टाइप की मिली थी ना, ये वाली देखो, ये डॉट 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 ऐसे, इसको मैंने सीधा ऐसे पूरा स्लॉप में ले आया। ठीक है, पूरा एकदम शुद्ध। तो मतलब पल्सेटिंग जो डीसी होती है उसको शुद्ध डीसी में जो बदलता है वो होता है फिल्टर। ठीक है, चलो। एक होता है रिपल फैक्टर, उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक ये होता है कि डीसी में एसी की उपस्थिति, डीसी में एसी की उपस्थिति। ठीक है, कि भाई ये क्या है? ये अपने डीसी है, लेकिन चूंकि इस डीसी के अंदर एसी का कुछ पार्ट रह गया है, इस डीसी के अंदर एसी का कुछ पार्ट रह गया है, उसको बोलते हैं उर्मिका गुणांक, रिपल फैक्टर। ये सीधा सीधा आप याद कर लो, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है। क्यों? और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.482 होता है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि इसमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें एसी का पार्ट ज्यादा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में एसी का पार्ट थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर 0.482 एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बात क्लियर? ये होता है फिल्टर। नेक्स्ट, ये जो रिपल फैक्टर होता है, जैसे कि रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, रिपल फैक्टर वो होता है एसी अपॉन डीसी, एसी अपॉन डीसी। अब जो भी चीजें थी वो एक बार के लिए ठीक है। इसको तो भले ही आप पेपर लेके या जब भी फोन में ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको घूमते फिरते याद कर लेना, घूमते फिरते याद कर लेना। ठीक है, चलो। डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टाइप यानी कि निष्कासी बिंदु, और सेतु टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप। डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में एक काम में लेते हैं, सेंटर टाइप में 2 काम में लेते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज टाइप में 4 काम में लेते हैं। इसमें एक डायोड होता है वो पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइज, नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बाइज। इसमें 2 होते हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स में, इसमें 4 होते हैं, 2 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स में होते हैं। इसमें होते हैं उर्मिका गुणांक, तो इसका 1.21, इसका 0.482, 0.482, क्योंकि ये क्या दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर है। डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट मतलब क्या होता है? एक एवरेज मतलब मिलता है। जैसे कि अपने को जो डीसी निकली है ना, जो डीसी जो डीसी अपने निकलती है ऐसे, ये ऐसे मिली है, तो इसका अपन क्या करते हैं? एवरेज मान निकालते हैं, एवरेज। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है, इसका समाकलन वगैरह करके अपन निकालते हैं। ठीक है, तो उसका जरूरी नहीं, आप तो मान ध्यान रखो। मान क्या होता है? वीएम अपॉन पाई। डीसी आउटपुट जो उसका मान क्या होता है? वीएम अपॉन पाई, वीएम अपॉन पाई। आगे मैं सवाल में कराऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो वीएम अपॉन पाई, और फुल वेव के लिए इसका दुगुना 2 Vm अपॉन पाई, 2 Vm अपॉन पाई। निर्गत की जो आवृत्ति होती है वो एफ आई, जो एफ आई यानी कि आई यानी कि इनपुट, आई यानी कि इनपुट। ठीक है, यहां पर जो आई है निवेशी, निवेशी यानी कि इनपुट। तो जो निर्गत की जो आवृत्ति होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में तो कोई चेंज नहीं है। इसके सेम टू सेम फुल वेव में दुगुनी 2FI, 2 इंटू निवेशी, निवेशी की दुगुनी, और इसके लिए भी निवेशी की दुगुनी। और जो आवर्तकाल होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में TI, इसमें TI का आधा, यानी कि भाई निवेशी बटा 2, निवेशी का आधा, ये भी निवेशी का आधा। ठीक है, चलो। दक्षता इसकी 40.6% होती है।
इसकी दक्षता 81.2%, इसकी दक्षता 81.2%। क्यों? क्योंकि भाई जो हाफ वेव रेक्टिफायर आपने देखा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर बेचारा ये अपनी आधी साइकिल तो खा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर आधी साइकिल तो खा जाता है, तो आधी साइकिल खा गया तो वैसे भी ये 50% खा गया, पीछे रहा 50%। अभी वो 50% भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें भी एसी का भाग होता है, तो इसीलिए उसका मान आता है 50 से कम। समझ गए? तो इसीलिए इसका मान है 40.6%। और ये फुल वेव रेक्टिफायर इसका दुगुना, 40.6 का दुगुना 81.2%। पीआईवी इसके लिए वीएम है। और एक मिनट, ये देखो इसके लिए अपन लिखा हुआ है, ये देखो सेंटर टाइप के लिए पीआईवी 2M और ब्रिज टाइप के लिए वीएम। ठीक है? ये चीज इतनी ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा खोपड़ी में बिठा लेना, बस ये पूरा खोपड़ी में आपको बिठाना है। ठीक है? चलो अब एक दो न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद मामला खत्म। ये कह रहा भाई एक फुल वेव रेक्टिफायर एक ऊंचाई ट्रांसफर, ऊंचाई यानी कि स्टेप अप 1:4 से जुड़ा हुआ, यदि ट्रांसफार्मर को दिया गया निवेशी विभव V2 sin ओमेगा, ये किसको दिया गया है? ट्रांसफार्मर को। बहुत बार ये बोल सकते हैं कि भाई रेक्टिफायर को दिया गया, तो वो डायरेक्ट रेक्टिफायर को दिया हुआ, फिर उसमें बीच में ट्रांसफार्मर नहीं आएगा। ठीक है? ये बोल रहा है कि भाई जो ट्रांसफार्मर है उसको दिया गया है V = 2 sin ओमेगा t + phi, तो V ये हो जाएगा ये आपको दिया हुआ है 2 sin ओमेगा t + phi। टू साइन ओमेगा t + phi। तो अब ये 1:4 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है? तो ये क्या कर देगा? ये 4 गुणा कर देगा। ये क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ये हो जाएगा 8 sin ओमेगा t + phi। और ये आपके लगा हुआ है फिर आगे, ये आपके मिल जाएगा किसको? रेक्टिफायर को। ठीक है? ये मिल जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कौन सा? फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है? और फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसमें मिलेगा कैसे? तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो निर्गत डीसी वो होती है 2Vm/π, 2Vm/π। तो अब देखो यहां से ये कितना मिल रहा है अपने को, ये देखना है, ये रेक्टिफायर को वो कितना मिल रहा है? रेक्टिफायर को मिल रहा है 8 sin ओमेगा t + phi। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Vm पीक मान क्या होता है? Vm मैक्सिमम मान। यहां से क्या हो जाएगा? Vm = 8, Vm = 8, Vm = 8 है। तो जो निर्गत डीसी विभव है क्या हो जाएगा? 2 × 8/π, ये हो जाएगा 16/π, ये हो जाएगा 16/π। ठीक है? हाँ, बात क्लियर? ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा डीसी विभव। एक है एक हाफ वेव रेक्टिफायर एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2:1 से जुड़ा है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2:1 से जुड़ा है, यदि ट्रांसफार्मर को दिया गया निवेशी विभव जिसका पीक आपको दिया हुआ वीपी दिया हुआ है, आपको वो इस फॉर्म में इस फॉर्म में दे तो
तो आपका ये क्या है, वीपी या वीएम है, मैक्सिमम 2, ठीक है। और इसने डायरेक्ट इस फॉर्म में दे दिया कि भाई आपके वीपी कितना है, 4 है, ठीक है। तो वही बात होगी, वो अब चाहिए यहां से इसको किसको दे दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर को दे दिया। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज होती है, यानी कि जो इसका जो डीसी आपको जो मिलता है वो कितना मिलता है, वीएम अपन पाई, वीएम अपन पाई। अब देखो यहां से कितना है, पीपी कितना 4 वोल्ट दिया है, और ये ट्रांसफार्मर 2:1 का है, 2:1 का है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आधा, 2 देखो तो यहाँ मिलेगा 1, यानी कि ये 4 वोल्ट है तो यहाँ आपको मिलेगा इसका 2 वोल्ट। तो पीक जो मिला वो वीएम, वो कितना मिला, वीएम या वीपी वो कितना मिला, 2, कितना मिला 2। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसके लिए डीसी वीएम अपन पाई, यहां से डीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2/पाई, डीसी बराबर हो जाएगा 2/पाई। समझ गए भाई, यहाँ तो लॉजिक समझ के सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको दी गई थी समीकरण, इस समीकरण के फॉर्म में, ठीक है। ये समीकरण ये होती है, समीकरण ये होती है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको वी एम भी बोल सकते हैं या वी पी भी बोल सकते हैं, पीक मान या मैक्सिमम मान वही है, ठीक है। तो आखिर में आपको काम तो वही लेना है, इसलिए आपको ये साइन ओमेगा टी 5 थी, उसको काम थोड़ी लिया था, काम तो यही लिया था, ये वी एम फॉर्मूला वही था 2 वीएम बटा पाई। तो आपको जो यहाँ का है, जो रेक्टिफायर को मिले वो काम का है, ये अपने को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसने तो अप डाउन, मैंने कहा ना भाई ट्रांसफार्मर का तो काम क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन करना, ठीक है। आपकी इच्छा है तो स्टेप अप स्टेप डाउन करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या था भाई, यदि ट्रांसफार्मर को दिया गया निवेशी भाव, इसने ये ट्रांसफार्मर को इतना दिया है, मान लो ये क्या था कि मैंने सीधा भेज दिया है, ठीक है। तो फिर अपने को 2 मिल जाता यहाँ पे, और इस वीएम कितना हो जाता, 2 हो जाता, 2 × 2 4/पाई हो जाता, ठीक है ना, बात समझ गए। तो इस हिसाब से ये होगा, बात क्लियर। चलो ये देखो 1:4 था, मतलब इसका 4 गुना हो जाएगा, 2 का 4 गुना 8, और वीएम आ जाएगा 8, तो 2 × 8 16/पाई। और यहाँ पर ये दिया हुआ था पी की दिया हुआ 4, तो इसका आधा 2 हो गया, 2/पाई। तो इस हिसाब से ये चीजें होने वाली, डीसी बराबर 2 पाई। बात क्लियर। तो चलिए ये चैप्टर तो क्या, चैप्टर तो अभी चालू ही है, ये टॉपिक होता है यहीं पर खत्म, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।